हेलो 10th क्लास। आज हम तीसरे पार्ट में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला गुणधर्म, धातु वायु में दहन करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, वायु में धातु का जब दहन होगा तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो धातु ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा, यानी कि जब उसका वायु में दहन होगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। ये आपको कॉपी में लिखना है और याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जैसा कि आप पिछली क्लास, अपनी 8th क्लास में ये पढ़ते हुए आए हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये पढ़ा है आपने, है ना। धातु ऑक्साइड जब बनाता है तो वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये देखिए, कॉपर की जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उदाहरण है आपका, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड बना है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुआ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया और जैसा कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड अपवाद भी हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय भी होते हैं, वो क्षारीय, दोनों ही प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इन्हें याद कर लेना है आपको, क्योंकि आगे ये आपके बहुत हेल्प करेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको कभी केमिस्ट्री मुश्किल लगेगी ही नहीं और एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैसी प्रकृति है इनकी? ये अम्लीय प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय भी। ठीक है, धातु ऑक्साइड आमतौर क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये कैसी प्रकृति अपनी दिखाते हैं? दोनों प्रकार का व्यवहार दिखाते हैं, अम्लीय भी क्षारीय भी। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब ये अम्ल के साथ भी, जल के साथ भी, अम्ल के साथ भी, क्षारक के साथ भी, दोनों के साथ ही लवण व जल प्रदान करेंगे। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्यों है ये उभयधर्मी ऑक्साइड? क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति भी अपने दिखा रहे हैं और क्षारीय प्रकृति भी दिखा रहे हैं। तो इनके व्यवहार में हमें दोनों ही प्रकृति दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ये अम्ल है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो लवण व जल का निर्माण हो रहा है। और यही धातु ऑक्साइड जब क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो सोडियम एल्यूमिनेट आप देख रहे हैं, ये लवण है और जल। तो दोनों ही तरह की प्रकृति ये दिखाई देती है हमको यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बच्चों, अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? अघुलनशील। ठीक, लेकिन इनमें से कुछ हैं जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जो जल में घुलते हैं वो क्या बनाते हैं? क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, जल में घुलकर क्षार प्रदान, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम ऑक्साइड, ये जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्षार है। ठीक है, अब जो धातुएं हैं उनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है, अलग अलग तरह से वो अभिक्रियाएं करते हैं। कुछ बहुत तेजी से करते हैं, कुछ बहुत धीमी गति से, और कुछ अभिक्रिया करते ही नहीं है। ठीक है, सबकी अलग अलग अभिक्रियाशीलता होती है। पोटेशियम, सोडियम इतने अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं कि ये खुले में रखने में आग पकड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। और सामान्य ताप में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ऐसी धातुएं हैं जो इनकी सतह पे जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो पतली सी परत पर चढ़ जाती है ऑक्साइड की। क्या चढ़ जाती है? ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। और यही परत है जो इनको ऑक्सीकरण से, आगे जो ऑक्सीकरण हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, उससे ये सुरक्षित रखेंगी। ठीक है, अब आगे बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चीज कि सिल्वर और गोल्ड, मैंने ये बताया ना, कुछ तो बहुत अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, कुछ क्या कर रही है कि अभिक्रिया कर रही हैं और क्या कर रही हैं, उनमें ऑक्साइड की परत चढ़ जा रही है, जिससे वो क्या हो रहा है, जिससे क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीकरण से वो आगे जो ऑक्सीकरण है उससे सुरक्षित होती है। और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं सिल्वर और गोल्ड ऐसे धातु है जो
अधिक ताप पर भी, अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिल्वर Ag एंड Au, सिल्वर एंड गोल्ड, ये कोई अभिक्रिया करते ही नहीं। आइए अब हम पढ़ लेते हैं एनोडीकरण क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग या एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क पर आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, एल्यूमिनियम जो है जब उसका ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है, तो आगे हुए संसारण से इसे बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संसारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। इस परत को यदि और अधिक मोटा कर दिया जाए तो इसको संसारण से हम और सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इसी को एनोडीकरण कहते हैं। यानी कि हमने क्या कर दिया, ऑक्साइड की एक पतली परत के बजाय हमने परत को थोड़ा और मोटा कर दिया, और एक जो हमारा धातु है उसको हमने क्या कर लिया, और अधिक संक्षारण से हमने बचा लिया, आगे संक्षारण नहीं होगा इसका। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है धातु की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। आइए देखिए, धातु की यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस अभिक्रिया में हमने क्या लिया है, धातु लिया है यहाँ पर, और जल से भीगा हुआ एक कांच तंतु लिया है, यानी कि जल और धातु लिया है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक। तो जल की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। एक तो क्या बन रहा है, धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये दूसरी अभिक्रिया है धातु के जल के साथ, जिसमें धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये दूसरी अभिक्रिया भी आपको लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। धातु जब जल के साथ, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु जल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है तो धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन निकल रही है। और यह अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया कैसी होती है, जब ये सोडियम और पोटेशियम के साथ होती है, इतनी तेज होती है कि ये ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्मा भी इसमें उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे पोटेशियम की जब जल के साथ हुई अभिक्रिया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया है और जल और हाइड्रोजन निकला है, और ये ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा बच्चों, धातु की जब जल के साथ अभिक्रिया होगी, धातु ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन, यही अभिक्रिया फिर से धातु ऑक्साइड की जब जल के साथ होगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि पोटेशियम की जब जल के साथ अभिक्रिया हुई, हमने बोला धातु की जल के साथ होती तो ऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड इसलिए बन गया क्योंकि ये जो अभिक्रिया है इतनी तेजी से होती है, इतनी अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील है, तो ये सीधे क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड आपको नहीं मिलेगा, सीधे हाइड्रोक्साइड। यहीं पर सोडियम भी बहुत अभिक्रियाशील है तो आपको सीधे हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, हाइड्रोजन आएगा और साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होगी, बहुत अभिक्रियाशील है। अब इसके बाद कैल्शियम है, ये थोड़ा कम अभिक्रियाशील है इनसे, तो ये थोड़ी धीमी होती है अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन, इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। देखिए, कैल्शियम है, जल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, इसलिए कैल्शियम तैरने लगती है। अब हम आगे देखेंगे कि मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु गर्म जल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपकते हैं तो यह भी तैरना प्रारंभ कर देती है। अब आपको जो याद रखना है, जो कई बार अभिक्रिया आती भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो है कुछ आपको ये ध्यान रखने हैं कि ये इनकी अभिक्रियाशीलता काफी कम है। हमने सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पढ़ा था पोटेशियम सोडियम, जो डायरेक्टली
वाटर के साथ मिलके क्या बना दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना दे रहे हैं। फिर हमने कैल्शियम को पढ़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, और हाइड्रोजन गैस क्या थी, बहुत ज्यादा मात्रा पे नहीं निकल रही थी और वो कैल्शियम पर चिपक जा रही थी, तो कैल्शियम की सतह पर चिपकने के कारण कैल्शियम तैरने लगता है। इसी तरह मैग्नीशियम में, लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा कम अभिक्रियाशील है कैल्शियम से, तो ये ठंडे जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन क्या करता है कि जब जल गर्म हो तो ये अभिक्रिया करता है। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इनकी अभिक्रियाशीलता इससे कम है, तो ये और कम अभिक्रियाशील है, तो शीतल जल के साथ ना गर्म जल के साथ, दोनों के साथ ही अभिक्रिया नहीं करते। यदि मतलब आपको लिखा हुआ है H2O, L लिख के आया, जैसे यहाँ पर है लिक्विड लिक्विड लिक्विड, अगर जल कैसा है, लिक्विड अवस्था में है ना, द्रव अवस्था में है, तो ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, ये भाप के साथ करते हैं। एल्यूमिनियम भाप के साथ अभिक्रिया करता है और आयन भाप के साथ, तो ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जो एल्यूमिनियम है, आयन है, जिंक, ऐसी धातुएं शीतल जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये गैस लिखा हुआ है, देखिए, भाप के साथ अभिक्रिया करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली, है ना। वैसे ही ये धातु है, ये भाप के साथ इसने क्या बनाया, इसने भी ऑक्साइड बना दिया है, आयरन का ऑक्साइड बना दिया है और हाइड्रोजन गैस निकली है ना। तो ये अभिक्रिया होंगी, लेकिन कैसे होंगी, जब भाप बन जाएगा। हम ठंडे जल या गर्म जल के साथ इनकी अभिक्रिया नहीं करा सकते। और ध्यान में आपको ये रखना है कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन के साथ आपका जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो अभिक्रिया नहीं करता। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये धातुएं तो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे कि जो अम्ल है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। धातु जब तनु अम्ल के साथ मिलते हैं तो वो लवण व हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है, लवण व हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे हम एक्वा रिजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है, ये 3:1 का अनुपात होता है, ठीक है, 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी कि कंसंट्रेटेड HCl है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, इनका ताजा मिश्रण होता है। इसका 3 अनुपात होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और 1 अनुपात पे क्या है, नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात पे है, 3 अनुपात पे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इस ताजा मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, एक्वा रिजिया कहते हैं। ये गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी एक अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। एक्वा रिजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक भी है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं धातु लवण विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। या पहले चैप्टर में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो धातुएं होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं, वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं, ठीक है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने ये देखा था, हमने कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली थी, पहले चैप्टर में भी हमने ये देखा था, और यहाँ पर हमने लोहे की एक कील को डाल दिया था। ये कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है, किस कलर की, ब्लू कलर की, ठीक है। इसमें हमने लोहे की कील को डाल दिया, तो ये लोहे की कील का जो रंग है वो बदल गया, है ना, और ये सॉल्यूशन क्या बन गई, ये कॉपर सल्फेट से आयन सल्फेट का विलयन बन गया। यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील है, आयन क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है ना। तो अधिक अभिक्रियाशील ने क्या किया, जो कम अभिक्रियाशील था, कम अभिक्रियाशील है कॉपर, उसको उसके विलयन से विस्थापित कर क्या बना दिया, FeSO4 बना दिया, है ना, और कॉपर इस तरह से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। धातु, ठीक है, ए धातु कोई सा लिया, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु प्लस बी धातु का लवण विलयन, तो क्या अभिक्रिया हुई, ए का लवण विलयन बन जाएगा जो अधिक अभिक्रियाशील है, और धातु बी हमें इस तरह से दिखाई देगी।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सक्रियता सारणी पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, कम अभिक्रियाशील कौन है, कैसे करके ये रिएक्शन होगी, क्योंकि इस रिएक्शन में अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है। इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो आप पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सक्रियता श्रेणी यही दिया है। पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय है, इसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। आपने अधिकतर देखा ना, सिल्वर गोल्ड कहीं पर भी अभिक्रिया नहीं करते, आपको दिखाई दिए होंगे। ठीक है, ये आपको दिखाई दिया है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील ये है, ठीक है, सबसे कम गोल्ड है। इसको याद करने के लिए आप अपना कोई ट्रिक बनाइए। मैं आपको छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, के से आप बोल सकते हो कि कान्हा का मग। ठीक है, कान्हा का सीए का मग, कान्हा का मग। इतना याद हो गया। कान्हा लिखा हुआ है मैंने, कान्हा, इसमें क्या क्या आ गया, का आ गया, पोटेशियम ना, कान्हा का कैल्शियम, मग, कान्हा का मग, मैग्नीशियम। इतना ध्यान रहेगा, कान्हा का मग ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। फिर आगे ध्यान रखेंगे हम, Al, एल्यूमिनियम, Zn, Fe, Pb, हाइड्रोजन, इधर तक याद रखना है आपको, है ना। अल कायदा जन आए दिन पब में है। हमने अल कायदा लिख दिया, आप कैसे भी याद कर सकते हो इसको, अलादीन बोल सकते हो, कुछ भी। Al याद करने के लिए एल्यूमिनियम, जन Zn, आए दिन, आयन, ठीक है, Fe हो गया, आयन बोलते हैं हम Fe को। पब यानी कि लेड है, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, कान्हा का मग, KNaCaMg, कान्हा का मग। अलकायदा जन आए दिन, आए मतलब आयन यानी कि Fe, पब Pb में है। फिर इसके बाद आपको याद रहेगा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है ना, तो ये याद आपको इजीली हो जाएगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इस तरह से आप अपना भी कोई शॉर्टकट बना सकते हैं। आपको सक्रियता सारणी एक बार याद हो गई तो आगे आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखना आसान हो जाएंगे, आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।